तौर पर किसान की बात हो, युवा की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो, और ना केवल ये वर्ग बल्कि साथ ही साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर भी जोर दिया गया है। वहीं यूपी में पर्यटन, खासतौर पर धार्मिक स्थलों और शहरों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश जी, अभी 8.5 लाख करोड़ रुपए का यूपी का बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए सबसे पहले तो बैलेंसिंग बहुत अच्छी की गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी एक्सपेंडिचर्स की। और दूसरा देखा जाए, इसमें क्लियरली वो इंडिकेशंस हैं कि यूपी को कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। ये बजट जो है कई अच्छी चीजें लेके आया है। युवाओं के लिए टैबलेट्स की बात हो रही है, स्मार्टफोन की बात हो रही है, युवाओं के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हो रही है, युवाओं को एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनाने की बात हो रही है, साथ ही साथ मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी की बात हो रही है। उसके अलावा देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेस वेज नए बनाए जाएंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसके अलावा बनाई जाएगी SCR रीजन, जैसे NCR रीजन है वो बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए काफी एलोकेशन है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काफी एलोकेशन है। ओवरऑल ये यूपी के डेवलपमेंट की तरफ काम करने वाला बजट है। इससे क्या होगा, एक तो GSDP बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी यूपी में। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा, काफी प्रैक्टिकल बजट है और यूपी को काफी अच्छी हाइट पे ले जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, पर कैपिटा इनकम में काफी ग्रोथ देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ देगा और साथ ही साथ यूपी में इन्वेस्टमेंट काफी आ जाएगी क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। तो आई थिंक अच्छा बजट है। अच्छा आकाश जी, ये जो धार्मिक शहरों की ओर इतना फोकस या इतना जोर दिया गया है, ये भविष्य में किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? और क्योंकि निश्चित तौर पर जब इन पर जोर दिया जाएगा तो पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, वो पूरी तरीके से मजबूत होगा, तो विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जी हाँ, रिलीजियस टूरिज्म, रिलीजियस कॉरिडोर, रिलीजियस जगहों पे काफी एलोकेशन की जा रही है। उससे क्या होगा, इकोनॉमी में काफी ग्रोथ आएगा। अभी हमने देखा महाकुंभ में कितनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इकोनॉमी के अंदर काफी अच्छा टैक्स कंट्रीब्यूशन आएगा, उसकी वजह से GDP बढ़ेगी और महाकुंभ में बहुत अच्छा जो है इकोनॉमी के अंदर एडिशन हुआ है। तो आगे चल के भी रिलीजियस टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा तो फॉरेक्स भी आएगी, साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज हो जाएगी। तो आई थिंक एक बढ़िया और अच्छी पॉजिटिव वे में जा रहा है। अच्छा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एजेंडा और जो टारगेट लेकर यूपी सरकार चल रही है वो इस बजट में दिखाई दिया? कुल मिलाकर दिख रहा है, ये बजट उसी की दिशा में है। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्मिश बजट है, विजनरी बजट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, IT एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ यूपी स्टेट को ले जाने का क्लियरली व्हीकल ये दिख रहा है बजट। ठीक है आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आपने बातचीत की उसके लिए। पवन कटाना जो हमारे साथ किसान नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। पवन जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, किसानों पर जोर दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि अब किसानों को और मजबूती दी जाएगी, इस बजट में नजर आ रहा है आपको? नहीं, क्या मजबूती दी जा रही है? हाँ। पिछले 7-8 साल से सरकार है, 20 रुपए एक बार गन्ने पे बढ़ाया, आलू के लिए कुछ नहीं, गन्ने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं, किसान को भूमि अधिग्रहण जो मुद्दा है उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई कहीं के कोई नियम, कायदे, कानून सब ताक पर रख रखे। किसान के नाम पर बस सिर्फ वोट चाहिए, किसान को दिया कुछ नहीं जा रहा। बताओ कहाँ पर दिया गया? किसान सम्मान निधि 2000 के हिसाब से जो 3 बार में दी जाती है उसका कहीं कुछ नहीं। इसमें बढ़ोतरी करने की बात थी, उसमें कोई बढ़ोतरी की बात नहीं। तो कैसे मान लिया जाएगा किसान के लिए कुछ है? किसान के लिए कुछ नहीं है। बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे, खरपतवार के रेट बढ़ाए जाएंगे और सारे चीज, डीजल, जो भी हमारे कृषि संबंधित संसाधन है उन पर GST लगाई जाएंगी। लेकिन जो कृषि से हमारी जो आलू है, टमाटर है, प्याज है, जो हमारी सब्जियां हैं ना, उनका कुछ है ना, हमारा गन्ना है ना, धान है ना, गेहूं है ना, उसका कुछ है। हम तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि प्रदेश सरकार कुछ करे इसमें। नहीं, किसानों को सिंचाई के लिए तो फ्री बिजली की बात कही गई ना सर?
नहीं, कहाँ फ्री बिजली दे रहे हैं? हाँ। ये कह रहे हैं फ्री बिजली उनको दी जाएगी। हाँ। पहले वो मीटर लगवाएं। कहाँ का कानून है? मीटर क्यों लगाया जा रहा है जब फ्री बिजली दी जा रही है? तो अच्छा, आप ये बताइए कि अगर हमारे यहाँ फ्री बिजली देनी है आपको, तो ये कहाँ का नियम है कि पहले आप मीटर लगवाओ जब हम फ्री बिजली देंगे? तो मीटर लगवाना ही क्यों? जब हमें बिजली फ्री मिलेगी तो हमें मीटर क्यों लगवाना है? तो ये तो सब एक घुमाने का चक्कर है और इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं बिजली को भी, जिसके हम बिल्कुल पुरजोर विरोध में हैं। हम किसी भी तरीका से सरकारी संस्थाओं को अगर प्राइवेट आप करना चाहते हो तो फिर तो आप सरकार भी प्राइवेट कर दो। तो सरकार क्यों सरकार रखना चाहते हो? सरकार भी प्राइवेट कर दो, प्राइवेट लोगों को हाथ में दे दो सरकार को भी। वो अपने हिसाब से किसी को विधायक बनाए, किसी को MP बनाए, अपने पूंजीपतियों को सब कुछ उनको सौंप दो। हमारा कहना यह है कि देश में सरकार इसलिए चुनी जाती है जो हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, दलित जो भी लोग हैं उनको उनका न्याय दिलाया जाए। लेकिन अब उस पर कोई काम नहीं हो रहा है और सिर्फ वोट पर काम किया जा रहा है कि वोट किस तरीका से मिली जाए। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, बातचीत के लिए। अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए कंसल्टिंग एडिटर हैं। सर, ये यूपी बजट आया है 8.5 लाख करोड़ रुपए का, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जोर तो किसानों को, युवाओं पर और पर्यटन क्षेत्र पर खासतौर पर जोर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पर्यटन क्षेत्र पर जोर दिया गया है। और अभी आप जब बात कर रही थी किस पार्टी के प्रवक्ता से, तो वो पूरी तरह से इस बजट को खारिज कर रहे थे, क्योंकि अब एक परंपरा बन गई है, जब भी कोई सत्ता पक्ष में होता है तो बहुत बेहतर बताता है और जो विपक्ष में होता है वो सीधे खारिज कर देता है, बीच का तारतम्य बनाने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया कि 8,08,736 करोड़ का जो बजट है, पिछले साल की तुलना में इसमें आप ग्रोथ देखिए कि 9% की ग्रोथ है, यानी बजट और बेहतर स्थिति में है। अब यहाँ पर जब सुरेश खन्ना ने बजट के बिंदुओं की बात रखी तो वहां पर देखिए, वो चाहे कृषि सेक्टर हो या फिर उद्योग हो, IT सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्वास्थ्य हो, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं हैं, ऊर्जा है, पूंजी निवेश है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक उस सेक्टर को टच करने की कोशिश की गई है। और बजट का जो आवंटन है वो भी उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आप बिजनेस की बात करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें, युवाओं को उससे जोड़ने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी देश के जो अलग अलग उद्योगपति हैं प्रदेश में आए, निवेश करें उत्तर प्रदेश में, जो कि एक लंबे समय तक हमने देखा कि इस बात पर चर्चा होती थी कि यहाँ पर बिजली ना होने से, यहाँ पर क्राइम के वजह से निवेशक या तो आकर्षित ही नहीं होते थे, अगर वो चाहते भी थे तो फिर वहां पर वो अपनी सेवाएं सुचारू नहीं कर पाते थे। उस पर योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल और अब दूसरे कार्यकाल में लगातार काम किया। और यही वजह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो अपनी सत्ता को दोहराने में और अच्छे तरीके से दोहराने में कामयाब रहे। तो ये सारी ऐसी चीजें, अब राजकोषीय घाटे को लेकर भी विपक्ष बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें व्यापक सुधार रहा है। जो ये अवधि थी इस पूरे बजट के टेन्योर की, उसमें इस अवधि में अनुपात जो था अगर देखें तो कुछ और जो राज्य हैं उनसे औसत कई गुना ज्यादा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा, जो कि एक निर्धारित सीमा होती है, कम से कम वहां तक रहे, उसके ऊपर न जाए, उससे भी नीचे रहा। तो ये उपलब्धियां भी हो सकती हैं और इस तरीके के बजट अगर पेश होते रहते हैं, इस बजट को हम कह सकते हैं कि बेहतर बजट है। हाँ, वो अलग बात है कि राजनीति है और राजनीति में विपक्ष इस बजट को कहेगा कि कुछ भी इस बजट में नहीं है। जी अतुल सर, क्योंकि हम इस बजट पर लगातार बात कर रहे हैं, आपसे पहले वो किसान नेता हमारे साथ भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि भाई मीटर क्यों लगा रहे हैं अगर आपको फ्री बिजली ही देनी है तो। खैर वो एक अलग विषय है। अब पर्यटन को लेकर खासतौर पर जोर दिया गया है। आपको लगता है कि धार्मिक एजेंडे को और ज्यादा मजबूती मिलेगी या उसको साधने का प्रयास इस मूल रूप से इस बजट में किया गया है? क्योंकि अब महाकुंभ के बाद तो हम देख रहे हैं काशी भी बाकी, मथुरा भी बाकी, ये तमाम बातें कही जाती हैं सरकार की ओर से। कॉरिडोर बनाने का जिक्र, जैसे आपने वाराणसी में देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि कोई सोच नहीं सकता था, जो लोग दर्शन करके आए होंगे, जो लोग जानते हैं, और प्राचीनतम शहर है काशी, वहां पर कोई सोच नहीं सकता था कि काशी विश्वनाथ जी के अगल बगल में कोई कॉरिडोर बन सकता है, इतना खुला एरिया हो सकता है। उसके लिए सरकार ने केंद्र स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए, लोगों को समझाया गया, उचित मुआवजा दिया गया और तब तोड़कर वो कॉरिडोर बनाया गया। उसके बाद आप ब्रज क्षेत्र में देखिए, जिसका जिक्र आप कर रही थी, तो वहां पर अब एक कॉरिडोर बनाने की पहले से तैयारी थी।